गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्लास 9 की एनसीईआरटी की भूगोल की किताब का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वनस्पति तथा वन्य प्राणी। पिछले वीडियो में हमने इसके पहले पार्ट यानी वनस्पति के बारे में पढ़ लिया था। आज हम इसके दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें हम भारत के मुख्य वन्य प्राणी के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ भारत में कितने जीवमंडल नीचे हैं और पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन के मुख्य कारण क्या क्या हैं, इसे भी जानेंगे। हमारे देश भारत में वनस्पति की तरह विभिन्न प्रकार के प्राणी भी पाए जाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ 90,000 जीव जंतु की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2,546 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इन सभी डाटा को आप याद कर लें। स्तनधारी में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम उन मुख्य जानवरों के बारे में जानेंगे जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनमें हाथी ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण और आर्द्र वनों में पाए जाते हैं, यानी ये गर्म और नम वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा ये असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। जंगली गधे और ऊंट ये कच्छ के रण और थार मरुस्थल में रहते हैं। तेंदुआ ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक तेंदुआ मध्य प्रदेश के जंगलों में पाए जाते हैं। ये एक तरह का शिकारी जानवर हैं। शेर गुजरात के गिर जंगल में ये रहते हैं। ये इनका प्राकृतिक वास स्थल है। बाघ मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत विश्व का ऐसा अकेला देश है जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। यदि किसी देश में शेर पाए जाते हैं तो वहां बाघ नहीं पाए जाते हैं, और अगर बाघ हैं तो शेर वहां पर नहीं पाए जाते हैं। लेकिन हमारे देश में शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। याक लद्दाख के बर्फीली ऊंचाइयों में ये पाए जाते हैं। ये जानवर देखने में बैल जैसे दिखाई देते हैं और इनके सींग गुच्छेदार होते हैं। ये काफ़ी वजनी होते हैं। इनका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बती बारहसिंगा, नीली भेड़ जिसे भारेल भी कहा जाता है, जंगली भेड़, क्यांग को तिब्बती जंगली गधा भी कहा जाता है, लाल पांडा, ये सभी जानवर हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर हैं। ये जंतु अत्यधिक ठंडक में भी जीवित रहते हैं, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा पाई जाती है वहाँ भी ये जीवित रहते हैं। कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल ये सभी नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस और कबूतर आदि ये सभी पक्षी देश के वनों और आर्द्र यानी नमी वाले क्षेत्र में रहते हैं। अब हम जानवरों के कुछ महत्व के बारे में जानेंगे। कुछ जानवर बोझ ढोने के काम आते हैं, यानी हम कुछ सामान इन पर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जैसे गधा, खच्चर, हाथी आदि। कृषि कार्यों में काम आते हैं, यानी हम खेतों में हल जोतने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। इनसे यातायात के रूप में भी मदद ली जाती है, जैसे घोड़े, ऊंट आदि। इनसे हमें मांस और अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछलियों से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से जानवर से हमें दूध भी हासिल होता है, जैसे गाय, बकरी आदि। बहुत सारे कीड़े मकोड़े फलों, फसलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर नियंत्रण रखते हैं। परागण या पॉलिनेशन, यानी जब कीड़े मकोड़े किसी फल का परागकणों को निकालकर किसी दूसरे फूल या फिर किसी दूसरे पौधे या फूल तक पहुंचते हैं तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब कीड़े मकोड़े फसलों या फूल के ऊपर बैठते हैं और वहां से परागकणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं, इस कार्य को परागण कहते हैं। प्रत्येक प्रजाति पारिस्थितिक तंत्र में योगदान करते हैं, यानी पादप जाति, पशु जाति और मनुष्य सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इसलिए हमें इनका संरक्षण करना चाहिए।
किंतु मानव अपने लाभ के लिए पशु और पादप का अधिक ह्रास और शोषण करते हैं, यानी इनका अधिक से अधिक उपयोग करते हैं, जिसके कारण पारिस्थितिक असंतुलन हो गया है। आइए इस असंतुलन के मुख्य कारणों को जानते हैं। इनमें सबसे पहला है शिकार करना। लालची व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक जानवरों को शिकार करते हैं। कुछ लोग अपने घरों को सजाने के लिए भी जानवरों को शिकार करते हैं और कुछ लोग खाने के लिए भी इनका शिकार करते हैं। नंबर 2, रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट, यानी उद्योग या कल कारखानों से जो धुआं और गैस निकलता है उनको छोटे छोटे कीड़े पतंगे सहन नहीं कर पाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तीसरा, तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण। उद्योगों से जो तेजाबी या जहरीली पदार्थ निकलते हैं उन्हें किसी नदी या गड्ढे में बहा दिया जाता है। जब जंतु इस नदी या गड्ढे का पानी पीते हैं तो उन्हें अधिक हानि पहुंचता है। विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, ये चौथा पॉइंट है। भारत के कुछ भाग में प्रवासी या विदेशी पक्षी आकर अपना घोंसला बनाकर रहते हैं और अपने बच्चे को पालते हैं। इनसे संतुलन बिगड़ जाता है, यानी जब विदेशी प्रजातियों का जानबूझकर या अनजाने में एक प्राकृतिक वास में प्रवेश कराया जाता है तो उनमें से कुछ देश की प्रजातियों का पतन या विलोपन के कारण बन जाते हैं, जो जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है। 5वां पॉइंट, कृषि और निवास के लिए वनों का कटाई। किसान अधिक से अधिक खेती करने के लिए और मनुष्य अपने निवास के लिए अधिक से अधिक वनों की कटाई करते हैं, जिससे हमारा पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ जाता है या असंतुलन हो जाता है। आइए अब हम इस संतुलन को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए जाते हैं इसे जानते हैं। हमारे देश भारत में पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं। नंबर 1, हमारे देश में 18 जीवमंडल नीचे स्थापित किए गए हैं। इनमें से 11 की गिनती विश्व की जीवमंडल नीचे में की जाती है। जीवमंडल नीचे क्या है और 18 जीवमंडल नीचे के नामों को अगले पेज में बता दूंगी। नंबर 2, 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई, यानी सरकार ने कहा कि हम इन उद्यानों के लिए फाइनेंस या पैसे से पूरी मदद करेंगे ताकि इन पौधों का संरक्षण हो और जो पौधे नष्ट होने के कगार पर हैं उनके लिए तकनीकी सपोर्ट भी करेंगे। नंबर 3, शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण और पारिस्थितिक तंत्र के लिए कई योजनाएं भारत सरकार द्वारा बनाई गई हैं। नंबर 4, हमारे देश भारत में 103 नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान हैं और 535 वन्य प्राणी अभयारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र के पादप और जीव संपत्ति की संरक्षा के लिए बनाए गए हैं। अब हम जीवमंडल नीचे क्या है इसे समझते हैं। जीवमंडल नीचे जैव विविधता का एक बड़ा क्षेत्र है जहां वनस्पतियों और जीवों की रक्षा की जाती है, यानी सरकार अगर एक बड़े क्षेत्र को जीवमंडल नीचे चुनकर घोषणा कर देती है तो वहां पर पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी का संरक्षण किया जाता है। संरक्षण केवल संरक्षित क्षेत्र के वनस्पति और जीवों का ही नहीं किया जाता है, बल्कि उस क्षेत्र में रहने वाले मानव समुदायों के भी संरक्षण किया जाता है। इस बड़े क्षेत्र में कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य होते हैं। इन दोनों में यानी राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य दोनों में ही वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। राष्ट्रीय उद्यान पर सरकार का पूरी तरह नियंत्रण होता है और इनमें किसी प्रकार का मानव का प्रवेश वर्जित होता है और सभी प्रकार के मानवीय गतिविधियां पर रोक लगी होती हैं, यानी किसी प्रकार का आवास, उद्योग या बिजनेस और किसी प्रकार के क्रियाकलाप नहीं कर सकते हैं। लेकिन वन्यजीव अभयारण्य में कुछ निजी कार्यों की अनुमति होती है और इसकी सीमा निर्धारण अस्पष्ट होता है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं होती है। भारत में राष्ट्रीय जीवमंडल नीचे कार्यक्रम 1986 में शुरू किया गया। जीवमंडल नीचे की घोषणा अधिसूचना द्वारा राज्य या केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
भारत में पहला जीवमंडल नीचे नीलगिरी जीवमंडल नीचे है, जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल का एक हिस्सा है। आइए इस इमेज द्वारा इसे समझते हैं। इस इमेज को देखिए, इस इमेज के द्वारा जीवमंडल नीचे को समझते हैं। इसे जैवमंडल रिजर्व भी कहा जाता है और साथ ही साथ राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य को भी समझते हैं। ये जो बाहरी लाइन है, ये जो बड़ा एरिया है, ये पूरा क्षेत्र जीवमंडल नीचे कहलाता है और ये वाला क्षेत्र वन जीव अभयारण्य और ये जो अंदर वाला भाग है राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। इन तीनों में ख़ास अंतर ये है कि ये वाला भाग यानी राष्ट्रीय उद्यान पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में रहता है। इसे पूरी तरह घेर दिया जाता है। इसमें हम ना तो जा सकते हैं और ना ही किसी प्रकार की गतिविधि या काम कर सकते हैं और इसकी सीमा स्पष्ट होती है, जैसा कि हमने पहले ही आप लोगों को बता दिया था। ये भाग वन जीव अभयारण्य वाला है। इसमें कुछ कार्यों की अनुमति या छूट होती है, जैसे आप किसी जड़ी बूटी पर शोध कर सकते हैं, लकड़ियाँ ला सकते हैं, पशुओं को चरा सकते हैं, फल सब्जियाँ ला सकते हैं, इन सभी की इसमें छूट होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम सारे पेड़ को काट दें या पशु से सारे घास को साफ करा दें। इन पर भी सरकार की नज़र रहती है। ये इलाका सरकार की देखरेख में होता है और ये जो सबसे बड़ा क्षेत्र होता है, इसमें हम कुछ उद्योग लगा सकते हैं, घर बना सकते हैं, सड़कें बनाई जा सकती हैं, खेती की जा सकती है। लेकिन ये सभी कार्य पर्यावरण को नुकसान किए बिना ही कर सकते हैं। इस इमेज को देखिए, ये जो बड़ा क्षेत्र है ये एक जीवमंडल नीचे है। इस बड़े से एरिया में कई राष्ट्रीय उद्यान और कई वन्य जीव अभयारण्य हो सकते हैं। ये मैंने समझाने के लिए 3 राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं और ये 2 वन्य जीव अभयारण्य। कहने का अर्थ ये हुआ कि इस बड़े से क्षेत्र में कई वन्य जीव अभयारण्य और कई राष्ट्रीय उद्यान हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं एक भी वन्य जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान ना हो। अब आप लोग को तो समझ में आ गया होगा कि जीवमंडल नीचे एक बड़ा एरिया होता है, इसमें राष्ट्रीय उद्यान और कई वन्य जीव अभयारण्य हो सकते हैं। अब हम उन सभी 18 जीवमंडल नीचे के नामों को जानेंगे जिनकी घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई है। इन जीवमंडल नीचे को आरक्षित क्षेत्र भी कहा जाता है। इनमें सुंदरवन, मुन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, डिब्रू साइखोवा, अगस्त्यमलाई, कंचनजुंगा, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, शेष अचलम और पन्ना है। ये सभी जीवमंडल नीचे भारत सरकार द्वारा चुने गए हैं, जिनका मकसद या उद्देश्य पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा है। आइए इन्हें मानचित्र में देखते हैं। हम मानचित्र द्वारा भारत के जीवमंडल नीचे कहाँ कहाँ हैं इसे देखते हैं। इस मानचित्र को देखिए, सबसे पहले उत्तर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ठंडा रेगिस्तान जीवमंडल नीचे स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद नंदा देवी जीवमंडल नीचे है। ये यहाँ पर ये उत्तर भारत में उत्तराखंड राज्य में है। इस जीवमंडल नीचे में नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। इसे यूनेस्को टैग दिया गया है। अब उत्तर पूर्व की ओर देखिए, यहाँ पर ये जीवमंडल नीचे है जिसे कंचनजुंगा जीवमंडल नीचे कहते हैं। ये सिक्किम में है। इसे 2018 में विश्व की जीवमंडल नीचे की सूची में रखा गया है। 2018 से पहले 10 जीवमंडल नीचे के यूनेस्को द्वारा टैग प्राप्त था। ये 11वां टैग प्राप्त करने वाला जीवमंडल नीचे है। ये देखिए, ये दिहांग और दिबांग है जो अरुणाचल प्रदेश में है और ये वाला डिब्रू साइखोवा है और ये मानस, दोनों जीवमंडल नीचे असम में स्थित है। ये नाकरेक है जो मेघालय में है। अब इधर पश्चिम की तरफ देखते हैं। पश्चिम में यहाँ पर कच्छ जीवमंडल नीचे है जो गुजरात में स्थित है। अब भारत के मध्य में स्थित जीवमंडल नीचे को देखते हैं।
ये पन्ना और ये पंचमढ़ी, ये दोनों मध्य प्रदेश में है। ये पंचमढ़ी मध्य प्रदेश भारत के सतपुरा रेंज में स्थित है। इसे 1999 में भारत सरकार द्वारा बनाया गया था और 2009 में इसे यूनेस्को द्वारा जीवमंडल रिजर्व में नामित किया गया था और पन्ना को अभी हाल ही में नामित किया गया है। ये अचनकमर अमरकंटक जीवमंडल नीचे है। इसका क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में है। इसे तो आप जानते ही होंगे। सुंदरवन जैवमंडल नीचे है जो पश्चिमी बंगाल में स्थित है। अब दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। इधर सबसे पहले सिमलीपाल जीवमंडल नीचे है जो उड़ीसा में है। ये 2009 में विश्व नेटवर्क के भाग बना। ये अगस्तमलाई जीवमंडल नीचे है जो केरल और तमिलनाडु में स्थित है। ये नीलगिरी संरक्षित क्षेत्र है। इसका इलाका तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों राज्यों में फैले हैं। और ये मन्नार की खाड़ी है जो तमिलनाडु में पड़ता है। ये एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर ये ग्रेट निकोबार जैवमंडल रिजर्व है जो बड़ा निकोबार में स्थित है। ये शेषाचलम है जो आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है। इन सभी जीवमंडल नीचे में से 11 ऐसे जीवमंडल नीचे हैं जिनकी गिनती विश्व के जीवमंडल नीचे में होती है, यानी यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। इससे इनकी महत्व बढ़ जाती है। आइए इन नामों को जानते हैं। सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, अचनकमर, अमरकंटक, पंचमढ़ी और कंचनजंगा है। कंचनजंगा जीवमंडल नीचे जो आसाम में है, इसे 2018 में यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। 2018 से पहले 10 ही जीवमंडल नीचे थे जिन्हें यूनेस्को की विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया था। आपके बुक में भी 10 ही लिखा है। तो आज हमने सभी वन प्राणियों के बारे में जाना और राष्ट्रीय जीवमंडल नीचे क्या है और राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य किसे कहते हैं इसे भी जाना। हमें अपनी जीवन गुजारने के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तभी संभव हो सकता है जब हम प्राकृतिक पर्यावरण का अधिक विनाश जल्द से जल्द समाप्त कर दें। अब अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।